तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के पेपर की बात करें तो फिजिक्स विषय के पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन होते हैं वो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्नों से होते हैं। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, ऐसे में आप सभी लोगों को हम 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको आप कतई नहीं छोड़िएगा। मैंने इन सारे प्रश्नों की क्लासें मैंने दे दिया है। आप मुझसे ये कमेंट करके नहीं कहिएगा कि सर इसको एक तरफ से करा दीजिए, क्योंकि सर की एक तरफ से कराने से सर को आएगा, आपको नहीं आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे स्वयं, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो मैं 25 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही धैर्य के साथ टिक कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 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 चाहे जहां से आप पेपर दें, मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स विषय के यहीं से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले से बता रखा हूं कि 3 नंबर वाले टोटल 10 प्रश्न आते हैं, मतलब 30 नंबर का मामला यहां से होता है, और 5 नंबर वाले टोटल 4 प्रश्न आते हैं, जो कि 20 मार्क्स का मामला यहां से होता है। और 1-2 नंबर वाले के लिए तो मैंने क्लास आपको प्रोवाइड की ही है, मैं क्लास दे ही रहा हूँ। कर लो, उससे बाहर 1-2 नंबर वाले कोई प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी के लिए मैराथन आपको दे दूंगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब चलिए इसको हम आप लोगों को बताते हैं। मैंने एक कॉपी पर बहुत अच्छे से नोट कर दिया इन प्रश्नों को। ठीक, मैंने पीडीएफ भैया बना दी है, सीधी सी बात, मैंने पीडीएफ बना दी, जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा। टोटल मैंने संपूर्ण फिजिक्स विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया। चलिए आप सभी लोगों को पीडीएफ पर ले चलते हैं और एक एक प्रश्न से रूबरू कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि संपूर्ण फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैंने देखिए यहाँ पर गिनती 25 लिख दी है, तो 25 से वो 30 तक भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा कि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका समावेश यहाँ पर कर जरूर लिया जाए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से आए। देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय और अनुप्रस्थ, निरक्षीय को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, इसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। अच्छा, अगला जो मैंने प्रश्न लिया, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त कीजिए। मैंने देखिए ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो इन प्रश्नों का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो स्थिर वैद्युतिकी वाला ये, और देखिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग के जो 2 हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अभी मैंने जो बताया अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट, और दूसरा एक समान रूप से आवेशित गोली खोल के कारण उसके बाहर अंदर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। भैया ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगला आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आप सभी के समक्ष नोट किया है, संधारित्र क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ को प्रविष्ट करने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। और इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, EVC, अर्थात प्लेटों के बीच उत्पन्न सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर विभवांतर और फिर धारिता। मैंने आपको ये सारी देखिए डेरिवेशन की क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें सारे प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया। देखिए व्हीट स्टेन सेतु के संतुलन होने पर P/Q बराबर R/S को उत्पन्न कीजिए। मतलब जो संतुलन की स्थिति होती है व्हीट स्टेन सेतु के, उसको आपको व्युत्पन्न करना है। साथ ही में आपको यहाँ पर किरचॉफ के जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम और प्रथम नियम, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन आप मेहनत कीजिएगा तो बायो-सेवर्ट के नियम पर मेहनत कीजिएगा। बायो-सेवर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, और लूप के कारण भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर के पर्वतीय नियम को लिखिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पियर के पर्वतीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपका, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले
बल ये तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यदि दोनों तारों में धाराएं विपरीत डायरेक्शन में, तो मैंने बताया है कि अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। और अगर दोनों तारों में जो धाराएं हैं वो सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ये बात याद रखिएगा, मैंने अभी आपको कराया है। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है क्या है, और इसके आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है वैद्युत चुंबकीय पीरियड से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय पीरियड होता क्या है, और वैद्युत चुंबकीय पीरियड संबंधी फैराडे के नियमों को आपको क्या करना है भैया, लिखना है। अगला जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए हम यहाँ पर समय लॉस नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू हो जाएं और इनको तैयार कर लें बोर्ड एग्जाम के बेस्ट तैयारी के लिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, न्यूमेरिकल की भी और डेरिवेशन की भी। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता एल तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के बीच व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसी में अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक भी आता है, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। यह अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, उसकी कार्यविधि को समझाइए। ठीक, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के में अंतर उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा के क्षय के कारणों को स्पष्ट कीजिए, हानियों को बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए जो लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें फर्स्ट पेपर में वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या, मैंने कई बार बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, और इस चित्र के माध्यम से आपको इसका कर्व भी समझाना भी मैंने मॉर्निंग में ही आपको इसको सिखाया था, ठीक है। जो आपको अति लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास दी है। साथ ही में आपको ये भी इसमें आपको एक ट्रिक भी बताई थी तरंगों के बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, गाय पाद और सुर वाले, ठीक है। साथ ही में ये जरूर याद कर लीजिएगा जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं इनके अभिलक्षण क्या होते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। साथ ही में एक क्वेश्चन और आता है इसमें से विस्थापन धारा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर 90 डिग्री होता है। विस्थापन धारा की सार्थकता पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। किसी अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना होता है, चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए कीजिए चाहे अवतल पृष्ठ के लिए, कैलकुलेशन सेम ही है। फिगर में केवल इतना चेंजेस होता है कि अवतल के लिए ऐसे बनता है, उत्तल के लिए ऐसे बनता है, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, देखिए लेंस मेकर सूत्र जो होता है इसका निगमन पूछा गया है। दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी, अर्थात दो पतले लेंस अगर संपर्क में रखे गए हैं तो उनके संयोजन की फोकस दूरी। साथ ही में ये भी बताना है कि अगर दोनों लेंसों की प्रकृति बदली जाएगी तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी मैंने जल्दी ही आपको यह डेरिवेशन कराया है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन, सभी को तैयार होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी में एक आएगा जरूर आवर्धन क्षमता का व्यंजक, और इनकी स्थितियां आप अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, स्नेल के नियम की उत्पत्ति, मैंने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या आपको कराई है, अभी जल्दी ही मैंने जो डेरिवेशन की क्लासें मैं दे रहा हूँ उसमें भी मैंने कराया है। दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए उत्पन्न परिणामी तीव्रता के व्यंजक भी मैंने हाल ही में भी जल्दी ही कराया आपको, और इसमें संपोषी विनाशी व्यतिकरण की दशाएं आप देखने के लिए जो हमारे अगले डेरिवेशन के लेक्चर उसमें देख लीजिए, मैंने सारी स्थितियाँ बताई। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, देखिए इस चैप्टर में कार्यफलन है, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति, संतृप्त धारा है, निरोधी विभव है, ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, एक तैयार कर लीजिएगा, आएगी जरूर, एक परिभाषा जरूर आएगी, तैयार जरूर कर लीजिएगा। द्रव्य तरंगे दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैम्डा बराबर H/P, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमने डेरिवेशन की क्लास में भी कराया है, जो 33 डेरिवेशन सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मैं सारे लगभग क्वेश्चन करा रहा हूँ। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, है ना, और इसकी परिकल्पनाएं आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और संलयन को उदाहरण सहित समझाइए, देखिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर ले लिया क्योंकि ये भी रिपीट होता है। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने नोट किया, मैंने आपको परमाणु नाभिक वाले चैप्टर में इस न्यूमेरिकल को कराया है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, अच्छे तरीके से कर लीजिए। 99 न्यूमेरिकल सीरीज में भी मैंने आपको कराया है, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा बंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए, अच्छे से मैंने आपको समझाया है। साथ ही में पी टाइप एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, पीएन संदर्भ डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को समझाना है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो आपका निर्गत आरेख होता है वो कुछ इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है।
और जो निवेशी होता है निवेशी तो भैया ऐसे ही आपको देना है बस। ओके, तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में एक संधि डायपोड यूज करते हैं, पूर्णतरंग दृष्टिकारी में 2 संधि डायपोड यूज करते हैं। इस तरीके से भैया आज की इस क्लास में मैंने आपको संपूर्ण फिजिक्स विषय के जितने भी महत्वपूर्ण बड़े वाले प्रश्न थे वो सारे मैंने करा दिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग ये जो है प्रश्न आप जरूर तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिससे आप सभी लोग अच्छा से अच्छा स्कोर जो है ग्रहण कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।